पेज 63। ये निर्वाण के संबंध में है। इसमें इसका एक तो बैकग्राउंड निर्वाण का, ये है अगस्त 1934 की। दिस सोनेट वॉज रिटन while the texts of transformation and the other arts were being prepared for publication in the Calcutta Review. It was published along with them in that journal in October 1934. There are 2 handwritten manuscripts and 1 typed manuscript of this poem. अगस्त 1934 की है। ये सोनेट जो है वो जब ट्रांसफॉर्मेशन और अदर अर्थ्स का जो टेक्स्ट है वो कैलकटा रिव्यू अखबार होगा ये, उसमें पब्लिकेशन के लिए जब ये तैयार हो रहे थे तब ये लिखा गया था। और अक्टूबर 1934 के अंदर ये उसके अंदर जर्नल में पब्लिश हुआ। देयर आर 2 handwritten manuscripts and 1 typed manuscript of this poem. ये तो इसका बिब्लियोग्राफिकल नोट हो गया। अच्छा, अब एक चीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेटर्स ऑन पोएट्री जो है उसमें है, इसके ऊपर निर्वाण के ऊपर। इसको आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। This is the real stumbling block of mystic poetry. And especially mystic poetry of this kind. इस प्रकार की मिस्टिक पोएट्री जो भी है उसमें एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। The mystic feels real and present, even ever present to his experience. Intimate to his being, truths which to the ordinary reader are intellectual abstractions or metaphysical speculations. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को ये महसूस हो रहा था। इसके बारे में पहले तो देखो हमको एक बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त ट्रेस करना पड़ेगा। ये आप समझने की कोशिश करो कि ये जो पोएट्री कर रहे हैं थोड़ा सा डिटूर तो नहीं है, पर इसके अंदर एक कवि करता क्या है ये ही अपनी जो ये रामचरितमानस के अंदर एक टाइटल अपना है, नाना भांति राम अवतारा, डाइवर्स वेज ऑफ इनकारनेशंस ऑफ श्री राम। ये एक टाइटल है अपना इसके अंदर। तो सतकोटि अपारा उसमें लिख रखा है इनका सतकोटि। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये देख रहा था कि पहले तो ये निर्वाण की पोएम और फिर बाद में ये लेटर्स में से है। ये कह रहे हैं रियल स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ मिस्टिक पोएट्री। पोएट्री में ऐसी क्या बात है, क्रिएट क्यों करती है, और ये इसको लिख रहे हैं ये पत्र सावित्री के संबंध में लिख रहे हैं, सेठ ना को लिख रहे होंगे। और
कई जगह इन्होंने, जैसे केडी सेठना ने उनको लिखा कि ये कितना भद्दा ये एक्सप्रेशन है, टीज्ड इनकॉन्शियंस। तो ये श्री अरबिंदो, ये इस तरीके की कई इसमें लेटर्स इसी तरीके के रेवलेटरी हैं जो और कहीं विश्व में इस तरीके के है ही नहीं। और कोई सब्जेक्ट के ऊपर तो बात करी होगी, पर पोएट्री के ऊपर और के ऊपर। तो दिस इज द रियल स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ मिस्टिक पोएट्री। मिस्टिक जो पोएट्री है, एंड स्पेशली मिस्टिक पोएट्री ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मिस्टिक पोएट्री, किस प्रकार की मिस्टिक पोएट्री? This and the next 5 paragraphs were written separately in 1946 in a slightly different form. They are reproduced in that form on pages 93 to 97 of the present volume. वो अलग से, ये तो 315 नंबर पेज है, वो 93 से 97 के ऊपर अलग से उनको लिखा गया है। एनी हाउ, ये रियल स्टम्बलिंग ब्लॉक है मिस्टिक पोएट्री। मिस्टिक पोएट्री किसको कहते हैं? जैसे वेद हैं, आपके सावित्री है। द मिस्टिक फील्स, मिस्टिक गुह्यवादी या ऋषि, feels real and present, even ever present to his experience, intimate to his being, truths which to the ordinary reader are intellectual abstractions or metaphysical speculations. ये एक बहुत बड़ा अंतर है मिस्टिक की और एक व्यक्ति जो इस मार्ग का है, वो जिन चीजों को महसूस करता है। जब मैं आपको कहता हूं मेरे को चारों तरफ ये कत्ल खाने से नजर आते हैं, तो मेरे लिए वो कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है, मेरे को वो चीजें उस तरीके से दिखती हैं। मेरे जो इंप्रेशंस थे इवन इस कविता निर्वाण के बारे में, मैं इसके बारे में अलग अलग जगह पढ़ रहा था, मेरे को सर्टेन इंप्रेशंस थे, शब्दों से तो मैं नहीं बता सकता वो क्या थे। जैसे इसके बारे में जगह जगह मैंने देखा, अरे मैंने कहा ये तो वही बात है। तो एक मिस्टिक जो है वो फील करता है रियल एंड प्रेजेंट, इवन पंकज है। भाई, हाँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक लिखा हुआ है शुरू में फर्स्ट लाइन में, तो स्टम्बलिंग ब्लॉक क्यों है? स्टम्बलिंग ब्लॉक तो वो हुआ ना जो पत्थर हुआ जिससे हम क्या कहते हैं, अटक जाते हैं, जैसे स्टम्बल ऑन कर जाते हैं, रोड़ा हुआ रास्ते। ये ऊपर स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ मिस्टिक पोएट्री, ये ऊपर ये कुछ लिख के आएंगे। तो फिर अगर आप इसकी बात कर रहे हो तब तो फिर बाद में यहां से पढ़ना पड़ेगा इसको, टीजिंग ऑफ इनकॉन्शियंट, क्योंकि उसने ये लिखा होगा जो मैं बता रहा हूं आपको। अरे आप तो, ये सावित्री में लाइन है, टीज द इनकॉन्शियंट टू वेक इग्नोरेंस। उन्होंने कहा कैसी एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हो आप, ये अमल किरण ने पूछ लिया केडी सेठ ना। ये इनकॉन्शियंट कोई टीज करने वाली बात थोड़ी है। तो चलो मैं यहां से पढ़ देता हूं फिर अब। पर ये सबसे गहरी चर्चाओं में से एक है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अभी तो इस तरीके की अपनी, मतलब हम जनरली इस तरीके से सोचते नहीं। ये आपके जो वेरी फैब्रिक है या ग्रूव है उसको बहुत, उसमें अंतर जब तक नहीं आए, इसके लिए रिसेप्टिविटी नहीं होगी। तो आप धीरे धीरे अगर कुछ समझ में आ जाए तो देखो, श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं इसका। ये तो आपको पता ही है। देन समथिंग इन द इनस्क्रूटेबल डार्कनेस स्टर्ड ए नेमलेस मूवमेंट, एन अनथॉट आइडिया, insistent, dissatisfied, without a name, something that wished but knew not how to be, teased the inconscient to wake ignorance। जब यहां कुछ नहीं था तो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इनकॉन्शियंट को टीज किया, मतलब चिकोटी काटी। टीज मतलब चिकोटी काटना, कि उससे इग्नोरेंस को वेक करे। इग्नोरेंस आना भी एक बहुत बड़ी बात थी, फिर उससे जड़ तत्व आना, और ये मतलब पहले तो इनकॉन्शियंट है वो ही सोया हुआ है। तो समथिंग दैट विश्ड, कोई ऐसी चीज जो चाहती है बट न्यू नॉट हाउ टू बी,
मैं कैसे हूं ये नहीं जानती। तो उसने जो है ना टीज कर दिया इनकॉन्शियंट को टू वेक इग्नोरेंस, कि भैया इग्नोरेंस को उठा। अगर ये क्या बात हुई, अगर आप वास्तव में इसको पढ़ो इस चीज को, तो उसने ये पत्र लिख दिया भाई कैसा एक्सप्रेशन है। तब श्री अरविंद कह रहे हैं बट द टीजिंग ऑफ द इनकॉन्शियंट एंड remains and evidently you think that it is a bad poetic taste to tease something so bodiless and unreal as the inconscient। थोड़ी सी इंग्लिश भी समझने की इसकी। teasing of the inconscient remains and evidently you think that it is a bad poetic taste to tease something so bodiless। inconscient तो bodiless चीज है, उसने साहस को कपड़े उड़ाए, तो क्या यार क्या बात कर रहे हो ये। और इनकॉन्शियंट तो बिल्कुल निर्ज्ञान की सी स्थिति है, उसको टीज किया। कैसे किया, तो ऐसी बॉडीलेस चीज अनरियल एज द इनकॉन्शियंट, कितना बैड पोएटिक टेस्ट है ये कह दिया। बट हियर several fundamental issues arise। First of all, are words like inconscient and ignorant necessarily an abstract technical jargon? तो inconscient है, ignorance है, क्या वो abstract technical jargon के जैसे ही शब्द हैं? इससे एक तो देविका जी ये समझ में आ रहा है कि शब्दों को हम जिस तरीके से काम में ले रहे हैं उसमें एक फंडामेंटल अंतर है। वही अंतर जो है कम्युनिकेट करने के अंदर इतनी दिक्कत लेके आ रहा है। एक मिस्टिक है, एक साधक है, वो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से ये सारी चीज को देखता है। वो वैसे नहीं देखता, वो व्यक्ति को उस रूप में नहीं देखता, वो उससे संपर्क करता है, संबंध रखता है, वो वैसा है ही नहीं जैसे सामान्य व्यक्ति करता है। हाँ, पर उसकी सारी बातें जब श्री अरबिंदो की ये चीज है वो क्वेश्चन कर ही रहा है, क्योंकि हम इतना ही समझते हैं। इसलिए एक मिस्टिक पोएट कैसे क्रिएट करता है हम नहीं समझ पाते, और एक साधक है वो उसको समझ ले, अरे इसने तो क्रिएट, ये तो क्रिएशन है। इफ सो, डू नॉट वर्ड्स लाइक कॉन्शियसनेस, नॉलेज एटसेट्रा अंडरगो द सेम बैन। तो फिर तो अगर ये भी एब्स्ट्रैक्ट है तो कॉन्शियसनेस है, नॉलेज है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका एक मतलब और निकल गया कि श्री अरविंद कॉन्शियसनेस को एक एब्स्ट्रैक्ट चीज के रूप में नहीं लेते, एक मूर्तिमान बीइंग के रूप में लेते हैं। नॉलेज को वो एब्स्ट्रैक्ट चीज के रूप में नहीं लेते, मूर्तिमान बीइंग के रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा उसका क्रोध सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया, तो उन्होंने कहा यार कैसा एक्सप्रेशन है। तो आप ये देख लो कि व्यक्ति कितनी कितनी रियलिटी के अलग अलग स्तरों के ऊपर जीता है, और ये रियल है। इसीलिए आप किसी से संवाद करते हो, क्या करते हो, तो आपके लिए वो बिल्कुल अलग होता है। Is it meant that they are abstract philosophical terms and can have no real or concrete meaning, cannot represent things that one feels and senses, or must often fight as one fights a visible foe? तो is it meant there कि ये जो हैं शब्द वो abstract philosophical terms हैं और इनका कोई रियल और कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं हो सकता, cannot represent things that one feels or senses, or must often fight as one fights a visible। और इनके साथ जैसे एक सामने आपके कोई शत्रु खड़ा है, जैसे उसके साथ लड़ाई करते हो, वैसे इनके साथ अब कैसे लड़ाई करो, इनकॉन्शियंट के साथ, इग्नोरेंस के साथ। श्री अरविंद अपना स्टैंड बता रहे हैं, और यही सावित्री में, वेद में, इन सब में इनको रियल पर्सोनिफिकेशन के रूप में, ये नहीं कि क्वालिटी को पर्सोनिफाई कर दिया, वो तो करते ही हैं, वो तो आपकी सारी पंचतंत्र है ही। आप जानते हो कोई गिलहरी इस मानवीय भाषा में बात नहीं करती, फिर भी कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आपने तो वहां गिलहरी समझ रहे, वो तो एक नीति कथा के रूप में पढ़ रहे हो आप, कि उसके अंदर पेड़ ने बात करी, गिलहरी ने बात करी, इसने हिरण ने बात करी। तो आप जानते हो कि उसकी बजाय अगर आप एक कोई मेंटलाइज्ड तरीके की चीज कहते तो उसकी सारी जो ब्यूटी है उस पंचतंत्र की खत्म हो जाती। पर ये क्वालिटीज का पर्सोनिफिकेशन नहीं है,
जो काम उसमें किया गया है पंचतंत्र में, वो कोई सावित्री में नहीं किया हुआ, या श्री अरविंद की इस पोएट्री में नहीं किया हुआ। ये एक मानसिकता, अलग तरीके की मानसिकता है, ये अलग स्तर पे आप जी रहे हो। इसके अंदर आपके लिए ये रियल हैं, और ये नहीं रियल आपके लिए ही हैं, ये प्रभाव पैदा करते हैं। यहां तक कुछ समझ तो आ रहा है क्या, इतना जो अपन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बिल्कुल नई चीज है, ये तो कभी सोची समझी नहीं। हाँ जी, आ रहा है ये समझ में। ये जो आप बातें करते हो, ये बीइंग्स हैं, ये रियल हैं। व्यक्ति जितना रियल नहीं है, उससे ज्यादा रियल है। इसी अर्थ के अंदर मैं ये कहता हूं कि ये अगर इस तरीके से चलते रहे, ये साधना में नहीं जाने देगा ये चीज। नहीं, कैसे कह सकते हो आप कि मेरे लिए वो रियल होती है? दूसरे सामने व्यक्ति कहता, आप कैसे कह सकते हो? अरे मेरे लिए वो रियल है, इसलिए कह सकता हूं मैं। उस दृष्टिकोण से अपन नहीं देखते ना। तो अब ये क्या कहने था, इनकॉन्शियंट एंड द इग्नोरेंस में बी मियर एम्प्टी एब्स्ट्रैक्शंस। ये केवल जो ऐसी मानसिक चीजें हो सकती हैं, एम्प्टी, and can be dismissed as irrelevant jargon if one has not come into collision with them. Collision, अगर किसी का उनसे मुठभेड़ नहीं हुई हो, कोई उससे टकराया नहीं हो, तो इनकॉन्शियंट और इग्नोरेंस एम्प्टी एब्स्ट्रैक्शंस की जैसे प्रतीत होंगे, और उनको ब्रश ऑफ किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है इररिलेवेंट जार्गन कह के। अरे क्या बातें कर रहे हो आप, इररिलेवेंट है ये। वास्तविक चीजें तो हैं ये। नारी उत्थान करो, सबकी पॉकेट भरो, गरीब का कल्याण करो, औद्योगिकरण करो, फैक्ट्रियां लगाओ, पैसे दो, ये तो है रियलिटीज। वहां बैठ के कविता कर रहे हैं अपने कमरे के अंदर, क्या जोर आया? और एक्चुअल में ये लगता है कि जब पेट भरा हो तब कविता निकलती है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो श्री अरविंद तो एकदम बिल्कुल ऐसा काम कर रहे थे जो निरर्थक है। कर क्या रहे थे वो? तो व्यक्ति इनको जो है एम्प्टी एब्स्ट्रैक्शंस कह के और इररिलेवेंट जार्गन कह के डिसमिस कर सकता है। अरे ये क्या कोई रियल चीजें तो है नहीं। तो वही व्यक्ति कहेगा ये बातें जो कभी इनके संपर्क में नहीं आया विद देम और प्लंज्ड इनटू देयर डार्क एंड बॉटमलेस रियलिटी। और जो उनकी डार्क और बॉटमलेस रियलिटी के अंदर प्लंज न किया हो, वही कह सकता है, टू मी दे आर रियलिटीज, concrete powers whose resistance is present everywhere and at all times in its tremendous and boundless mass. तो आप व्यक्ति से मुठभेड़ नहीं करते, आप तो उसको ये कहते हो, अगर आप समय पे उठ नहीं सकते, ये काम नहीं कर सकते, तो आपको ये वाली शक्तियां ऑलरेडी निगली हुई हैं, आप क्या तो साधना कर लोगे। आप व्यक्ति की हेल्प कर रहे हो ये कह के, क्योंकि आप व्यक्ति को नहीं देख रहे, आप तो व्यक्ति को इस रूप में देख रहे हो कि ये नेगेटिव चीजें आपको एनगल्फ की हुई हैं और ये देवताओं की क्रिया ऐसे होगी। आप व्यक्ति को खाली एक मांस का लोथड़ा या फिर बाद में कोई कोई एक पर्सनैलिटी कि उसको एक मिली है, एक्चुअल में तो आप डिफाइन करने की कोशिश करो, आप जिसके साथ रह रहे हो उसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। और ये व्यक्ति बेटर डिफाइन कर सकता है, अरे साधना में इससे होगा, इसलिए आप उससे प्रेम करते हो, क्योंकि आप ये जानते हो ये इन चीजों से मुक्त हो जाए, जो है पॉजिटिव चीज जो है, लाइट की जो देवता है उनकी क्रिया इसके अंदर हो जाए। तो आप तो व्यक्ति का सच्चा कल्याण चाहते हो, और कोई चीज कैसे चाह सकते हो? और आपको महसूस हो जाता है आपसे छिप नहीं सकती कोई चीज। आप एक दूसरे स्तर के ऊपर होते हो, इंट्यूशन के ऊपर होते हो, तो आप समझ जाते हो कि ये व्यक्ति जो कह रहा है उसमें कितनी बात तो रियल है, कितनी बात रियल नहीं है, क्योंकि आपके सेंस बहुत गहरा अलग होता है ये। समझ रहे हो इसका कारण? ये दृष्टि इस तरीके से है। दूसरा कहता है यार आप कैसी बातें कर रहे हो, ये एक बेसिक डिफरेंस इस बात का है। इसलिए हम ये कहते हैं आप इसमें ये करोगे तो अंधकार में चले जाओगे। In fact, in writing this line, I had no intention of teaching philosophy, or forcing in an irrelevant metaphysical idea. ये लाइन लिखते समय
मेरा कोई इंटेंशन फिलोसॉफी सिखाने का कि इनकॉन्शियंट को टीज करना, इग्नोरेंस को वेक करना, और या इररिलेवेंट मेटाफिजिकल आइडिया को फोर्स करना, ऑल्दो द आइडिया में बी देयर इन इम्प्लीकेशन, हो सकता है कि इम्प्लाइड हो ये आइडिया, मैंने सोच के नहीं किया। आई वॉज प्रेजेंटिंग ए हैपनिंग दैट वॉज टू मी समथिंग सेंसिबल। मेरे लिए ये एक ऐसी चीज थी जो इंद्रिय गम्य थी, सेंसिबल, समथिंग सेंस, मतलब मेरे सेंसेस के लिए रियल थी ये, जो मैं देख सकता था। सेंसिबल मतलब वो सेंसिबल वैसे नहीं, जो मेरे लिए बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट थी, वो घटना को मैं तो प्रेजेंट कर रहा हूं। यही बात हमारे महाकाव्यों में है। तो अगर आप उसको खाली यूं ही पढ़ते हो महाकाव्यों को, या इस तरीके मिस्टिक पोएट्री को, तो आप उसका सारा सार तो निकाल देते हो। अगर खाली उसको ये सोचो कि हाँ हाँ अच्छी कल्पनाएं हैं, अच्छी, वो कल्पना नहीं है, रियलिटीज है। श्री अरविंद ने कहा भागवत जिसने लिखी उसने देख के लिखी है, और वो लिखी है या नहीं, पर आज वो घटना अभी भी घट रही है, वो शाश्वत है, और आज भी आप उसके संपर्क में आ सकते हो। ये रियलिटी है। तो अगर हम इस स्तर पे अवेक नहीं होते तो सावित्री हमारे लिए केवल एक अच्छा काव्य तो हो सकती है, पर आप उन रियलिटीज में जगे नहीं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो जब तक ये फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आता, जब तक आप साधना में नहीं आते, तब तक ये नहीं होती। ये फर्क पड़ जाएगा। आप कभी इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम भी तो पुस्तक पढ़ रहे हैं। शनिवार को यही मैंने उनको शेयर किया। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं चाहे जिंदगी भर पुस्तक पढ़ते रहो, बौद्धिक विकास हो सकता है थोड़ा बहुत हो जाए, साधना वादना कुछ नहीं होगी इससे, कुछ नहीं हो सकता इससे। ये चीजें आपको ये सोचने के लिए बाध्य कर रही हैं, अरे चीज कुछ और है, जगत की रियलिटी कुछ और है। तो मैं तो केवल एक ऐसी चीज प्रेजेंट कर रहा था इस लाइन के माध्यम से जो मेरे लिए रियल है। एज वन माइट से साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली कॉन्क्रीट, मेरे लिए साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली कॉन्क्रीट, मेरे लिए तो सेंसिबली कॉन्क्रीट थी। द इनकॉन्शियंट कम्स इन persistently in the cantos of the first book of सावित्री। इनकॉन्शियंट है वो बार बार सावित्री की फर्स्ट बुक के, जो इन द कैंटोज ऑफ द फर्स्ट बुक में बार बार आता है। फिर ये दोबारा कुछ लाइंस बता रहे हैं, ओपोनेंट ऑफ दैट ग्लोरी ऑफ एस्केप, दैट ग्लोरी ऑफ एस्केप द ब्लैक इनकॉन्शियंट स्वंग इट्स ड्रैगन टेल। ब्लैक इनकॉन्शियंट है, उसने अपनी ड्रैगन टेल को यूं स्विंग किया, हिलाया, लैशिंग ए स्लम्बरस इन्फिनिट बाय इट्स फोर्स, लैश किया जैसे कोड़ा मारते हो, चाबुक मारते हो। ए स्लम्बरस, निद्रित, इन्फिनिट जो है, बाय इट्स फोर्स, उसको लैश किया into the deep obscurities of form. There too a metaphysical idea might be read into or behind the things seen. इसमें भी हो सकता है आप मेटाफिजिकल आइडिया जो है, जो चीज देखी मैंने, तुम उसके पीछे मेटाफिजिकल आइडिया रीड कर सकते हो, बट डज दैट मेक इट टेक्निकल जार्गन? इसने सेठना ने ये शब्द काम में ले लिया होगा, ये तो टेक्निकल जार्गन है, और द होल थिंग एज इलेजिटिमेट मिक्सचर। इट इज नॉट सो टू माई पोएटिक सेंस, मेरी पोएटिक सेंस के लिए ऐसी बात नहीं है। इसीलिए अब ये जो फ्यूचर पोएट्री है, लेटर्स ऑन पोएट्री है, इतनी ज्यादा प्रोफाउंड है ये, और हाथ कोई लगाता नहीं इनके, कैसे लगा, क्या समझे इसका। बट यू माइट से इट इज सो टू द नॉन मिस्टिकल रीडर। नॉन मिस्टिक जो मिस्टिकल रीडर जो है ना, अनाध्यात्मिक, एंड इट इज दैट रीडर whom you have to satisfy, as it is for the general reader that you are writing, and not for yourself alone। ये आप खाली अपने आप के लिए नहीं लिख रहे, ये तो आप एक जनरल रीडर को आप ये कैसी कैसी बातें कह रहे हो। बट इफ आई हैड टू राइट फॉर द जनरल रीडर, आई कुड नॉट हैव रिटन सावित्री एट ऑल। अगर मैं सामान्य पाठक के लिए लिखता तो सावित्री तो कभी लिखनी ही नहीं चाहिए थी। It is in fact for myself that I have written it, and for those who can lend themselves to the subject matter images technique of mystic poetry। इसलिए ये मनोभाव, this is the real stumbling block
of mystic poetry, and especially mystic poetry of this kind. The mystic feels real and present, even ever present to his experience, intimate to his being, truths which to the ordinary reader are intellectual abstractions or metaphysical speculations. ऑर्डिनरी रीडर के अंदर आपके जो बहुत शार्प लोग हैं उनकी बातें हैं ये, जिनमें मानसिक विकास नहीं, उनकी बातें नहीं चल रही। ऑर्डिनरी रीडर का क्या मतलब है? जो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है, पढ़ता है, पर जिसका इन गहराइयों में प्रवेश नहीं है, उसके लिए ये इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शंस हैं या मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस। ही इज राइटिंग ऑफ experiences that are foreign to the ordinary mentality. वो ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रहा है जो ऑर्डिनरी मेंटेलिटी के लिए फॉरेन है। Either they are unintelligible to it, and in meeting them it flounders about as in an obscure abyss, or it takes them as poetic fancies expressed in intellectually devised images. तो ऑर्डिनरी मेंटेलिटी के लिए क्या तो वो अनइंटेलिजिबल हैं, अबोधगम्य हैं, and in meeting them it flounders about as in an obscure abyss. जब वो ऐसी पोएट्री से मिलता है तो ऑब्सक्योर अबेस, एक खाई में, जैसे अंधकार में खाई, और इट टेक्स देम एज पोएटिक फैंसीज, या व्यक्ति को क्या लगता है पोएटिक फैंसीज हैं, इंटेलेक्चुअली डिवाइस्ड इमेजेस के अंदर एक्सप्रेस की गई है, ये रियलिटीज हैं। आप जब ये मार्ग अपनाते हो, आप कोई यो नहीं कि आप बस थोड़ा सा वही वहां भी रह रहे हो, फिर इसमें अंतर क्या आ गया। अगर व्यक्ति सच्चा है तो वो दूसरी रियलिटीज में निवास करता है। That was how a critic in the Hindu condemned such poems as Nirvan and Transformation. निर्वाण और ट्रांसफॉर्मेशन को इसी तरीके से द हिंदू, ये जो न्यूज़पेपर है, उसके अंदर एक क्रिटिक ने इसके ऊपर आक्षेप किया, और एक ऐसी फैंसी पोएटिक फैंसीज के रूप में इंटेलेक्चुअली डिवाइज्ड इमेजेस में श्री अरविंदो ने निर्वाण को, ट्रांसफॉर्मेशन को, इनको अभिव्यक्त किया है। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। ये मैं क्यों बातें कर रहा हूं? क्योंकि अभी अब हमारी पास जो हाथ में कविता है वो है निर्वाण। ये एक्चुअल अनुभव है जो मैं कल भी आपको कह रहा था। He said that they were mere intellectual conceptions and images that were nothing of religious feeling, or and there was nothing of religious feeling or spiritual experience. Yet Nirvan was as close a transcription of a major experience as could be given in language coined by the human mind. फिर भी निर्वाण जो है, मेजर एक्सपीरियंस मेरे को जो हुआ, उसका हूबहू जितना कि मानवीय भाषा के अंदर दिया जा सकता है, उतना हूबहू ट्रांसक्रिप्शन है। किस चीज का? ऑफ ए रियलाइजेशन, एक ऐसे साक्षात्कार का। मेरे को जो साक्षात्कार हुआ उसको ऐसी हूबहू, जितनी संभव हूबहू हो सकती है मानवीय भाषा में, उसमें इन विच द माइंड वॉज एंटायरली साइलेंट, जिसके अंदर की मन जो है वो बिल्कुल साइलेंट था, एंड इनटू विच नो इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन कुड एट ऑल एंटर, जिसके अंदर की कोई भी इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन एंटर नहीं कर सकता। वन हैज टू यूज वर्ड्स एंड इमेजेस in order to convey to the mind some perception, some figure of that which is beyond thought. इसके अंदर व्यक्ति को ऐसे शब्द, ऐसी इमेजेस काम में लेनी होती है जिससे कि माइंड को वो चीज कन्वे कर सके। क्या? सम परसेप्शन, कोई चीज वो परसेप्शन हो सके, सम फिगर ऑफ दैट, उस चीज की कोई फिगर उसको कन्वे कर सके, विच इज बियॉन्ड थॉट। इसलिए हम कंटिन्यूअसली इन सारों के माध्यम से कुछ अनुभव गूंथ के दे रहे हैं। अगर आप वापस इसके अंदर जाके देखोगे तो पुरानी हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें कुछ नया इसलिए मिलेगा क्यों इसके अंदर कंटिन्यूअसली एक एक्सपीरियंस आ रहा है, कोई एक विजन चल रहा है इसके साथ, और जितना ही गहरा जा पाते हैं उसके साथ ज्यादा चीज आ पाती है। वन हैज टू यूज, ये हो गया
The critic's non-understanding was made worse by such a line as only the illimitable permanent is there. इसमें निर्वाण में एक लाइन ये आ रही है, ये रही, उसके दूसरे स्टेंजा के अंदर ओनली द इनलिमिटेबल परमानेंट इज देयर। तो ये क्रिटिक को इस लाइन से प्रॉब्लम है। वो क्या कह रहा है, क्रिटिक जो है वो समझा नहीं इस लाइन को। कौन सी लाइन को? मेड वर्स बाय सच ए लाइन एज ओनली द इनलिमिटेबल परमानेंट इज देयर। इंटेलेक्चुअली क्या समझो आप? इनलिमिटेबल मतलब अबाध, जिसको लिमिट नहीं किया जा सकता। परमानेंट इज देयर, खाली एक इनलिमिटेबल परमानेंट है, वो है। तो ये बात क्रिटिक के गले नहीं उतरी। एविडेंटली ही टुक दिस एज टेक्निकल जार्गन, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी। कि कितनी एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी लिख रहे हो आप, क्या बकवास बातें कर रहे हो इसके अंदर। देयर वाज नो सच थिंग, पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आप ये सोचिए, वो क्रिटिक भी एटलीस्ट कम से कम फिलोसॉफिकल क्रिटिक रहा होगा, या श्री अरविंद के समय जो लिख रहा है पढ़ा लिखा तो होगा, जिसकी वाणी में कम से कम वो, अरे क्रिटिक कोई एलिजिबल तो होगा ना क्रिटिसाइज करने के लिए। हर किसी की तो सुनी भी क्यों जाएगी। कोई यूकेजी का बच्चा आप कोई शेक्सपियर के ऊपर बात करे, कौन तो उसको सीरियसली ले, श्री अरविंद क्यों उसको जवाब दे? कौन जवाब देगा उसको? कि कोई चौपाल पे बैठ के संसद के बारे में क्या बातें कर रहा है, कौन दिमाग लगाएगा? तो कोई क्रिटिक भी रहा होगा। पर ये कह रहे हैं इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। आई फेल्ट विथ एन ओवर पावरिंग विविडनेस। मैंने ओवर पावरिंग विविडनेस मतलब मैंने एकदम जीवंत, ये ठोस, जैसे ये टेबल ठोस है, और ओवर पावरिंग मतलब इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। विविडनेस इतनी ठोस है ये, उतनी विविडनेस से मैंने फील किया क्या? द इलिमिटेबिलिटी। मैंने उतनी ही, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम ये कविताएं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए एक बैकग्राउंड की तैयारी जरूरी है। और ये अगर मैं 2 4 5 दिन इसमें बैकग्राउंड ट्रेस करने में लगाऊं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम में से तो कोई कवि तो है नहीं। देखो, अच्छा श्री अरविंद की चीज को कवि की बात नहीं है, कवि भी कोई लिमिटेड ही लेके आएगा। अगर जो साधक है, यही मैं कह रहा हूं आपको, एक कलाकार तो एक सर्टेन एक दायरा है जिसमें अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, पर साधना एक ऐसी चीज है जिसका कैनवास सबसे बड़ा कैनवास है। वो जो चीज अनुभव करता है वो एक कवि तो एक लिमिटेड दायरे में करेगा, दूसरा दूसरे दायरे में करेगा। इसलिए एक ऋषि था, वो दृष्टा कवि था। ये एक बहुत ज्यादा अलग चीज है। मैं बार बार वही कोशिश कर रहा हूं। तो आप अगर साधना नहीं अपनाते, जीवन की रियलिटीज तो आप चूक के चले गए, कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी हाथ नहीं लगा। रियलिटीज कुछ दूसरी हैं, और वो रियल है, वो दिखती हैं। अरे मेरे को दिखती हैं, जितनी मेरे को दिखती होती तो मेरे को ही दिखती है, तो वो विविड है। तो मेरे को वो इलिमिटेबिलिटी जो है वो ओवर पावरिंग विविडनेस के साथ मैंने फील करी, ये कह रहे हैं ये। और एटलीस्ट समथिंग विच कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर टर्म, या और कोई दूसरी टर्म के द्वारा मैं उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था जो ये कह रहे हैं यहां, इलिमिटेबल परमानेंट एंड नो अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द परमानेंट। और मैं परमानेंट के अलावा और कोई डिस्क्रिप्शन का इसका करनी कुड बी मेड ऑफ दैट विच अलोन एग्जिस्टेड। यही है जिसके, अब ये लाइन क्या कह रही है यहां, ओनली द इलिमिटेबल परमानेंट इज देयर हियर। तो ये है कि दैट अलोन एग्जिस्टेड, अलोन, और ऊपर भी अलोन है यहां, केवल अलोन। वो अलोन जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो बचा इसके अंदर, अब वो क्या बचा उसको बताने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा एक्सप्रेशन था ही नहीं, और कोई शब्द था नहीं मेरे पास। ये तो श्री अरबिंदो इस बारे में कह रहे हैं, सावित्री के बारे में इनके लेटर्स हैं और हैं, इससे हमको कितना कितना
समझ में आता है उसके बारे में, नहीं तो जो भ्रांतियां हैं, और अभी भी खैर उससे क्या फर्क पड़ गया, सावित्री के ऊपर जो लेटर्स हैं वो तो, टू द मिस्टिक देयर इज नो सच थिंग एज एन एब्स्ट्रैक्शन। मिस्टिक जो है एक ऋषि है, एक दृष्टा है, गुह्यवादी। इसीलिए जो आपके योगी कृष्ण प्रेम पुस्तक के अंदर शुरू में ही वो कह रहे हैं, इस पुस्तक की विशेषता ये है कि ये एक किसी व्यक्ति ने व्यक्ति के बारे में नहीं, एक मिस्टिक ने दूसरे मिस्टिक के बारे में लिखी है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आप यूं ही पढ़ जाओगे इसको कि क्या क्या लाइनें हैं ये। अरे पहले तो आप मिस्टिक हो और फिर किसी दूसरे मिस्टिक के बारे में लिखो, ये दुर्लभ चीज है, असंभव चीज है। मिस्टिक होता तो नहीं कोई, वो आपकी जो चीज निकाल के लेके आएगा वो तो बात ही कोई दूसरी है। आप इस जगत का वही निकाल के लेके आओगे, इसलिए जितनी गहराई के ऊपर आप हो, जगत वैसा ही है। तो इसलिए मिस्टिक के लिए एब्स्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। एवरीथिंग विच द इंटेलेक्चुअल माइंड इज एब्स्ट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट होता है हैज ए कॉन्क्रीटनेस, सब्सटेंशियलिटी विच इज मोर रियल देन द सेंसिबल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ ए फिजिकल इवेंट। कोई फिजिकल इवेंट है या कोई सेंसिबल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंसिबल फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है देविका जी? फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट तो हुआ जो आकार है ऑब्जेक्ट का, और सेंसिबल जो हमारे सेंसेस के हिसाब से है, क्योंकि उसी को हम सेंसिबल कहेंगे। जो हमें सेंस मतलब जिस चीज की हम सेंस बना रहे हैं, दैट इज सेंसिबल। जो चीज की सेंस ही नहीं बना कर रहे नहीं, जिसका सेंस कर रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ जी, इसका सेंस नहीं हम कहेंगे तो नॉन सेंस है। मतलब ये इसको हम ना सेंस। वो नहीं, उस रूप में नहीं है ये। मतलब जो आपको इंद्रियों से कोई चीज का रूप गोचर हो रहा है बस, पर वो रियलिटी नहीं है। यही मैं आज सुबह, कल पढ़ रहा था शायद, सुप्रामेंटल सेंसेस में किस तरीके सेंस कर क्या रहा है। आप किसी से व्यक्ति से मिलते ही नहीं, आपकी इंद्रियों ने आपको एक रूप प्रदान कर दिया, मानसिक चित्रण हुआ, ये देविका जी है, ये हंस रही है, या इनका हाव भाव ऐसा है, तो मैं कहूंगा ये तो अच्छे उसमें है, या ये इनका भाव अच्छा नहीं है, या ये मेरे से क्रोधित है, या जो भी इनका बैकग्राउंड ऐसा है, नहीं ये तो अच्छा वेल ड्रेस्ड हैं, तो ये एक अच्छी सोसाइटी से अच्छा बोल रही हैं, अच्छा कंडक्ट कर रही हैं। मैंने केवल आपका एक मानसिक चित्रण किया, आप क्या हो मैं कभी जानता ही नहीं। इस जगत में आके हम चले गए, कौन सी वस्तु क्या है हमने कभी नहीं जाना। तो एक ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या होता है, केवल उसका आप एक सेंसिबल फॉर्म तो पकड़ते हो, इंद्रिय गोचर इंद्रिय गम्य रूप तो पकड़ते हो, या कोई भौतिक इवेंट को देखते हो, उसकी रियलिटी है वो चूक जाते हो। और जो एक मिस्टिक है वो उसकी रियलिटी, तो उसके संपर्क में कैसे आए? इसलिए हम वास्तव में किसी चीज से मिलते ही नहीं इस संसार में, अजनबी हैं, एकाकी हैं, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बेसिकली तुम्ही फॉर इंस्ट, हम चेतना अपनी चेतना से दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। जो हमारी चेतना लेकर आ रही है उतना हाँ ही हम। चेतना ही तो नहीं है ना। अरे वही तो नहीं है, इसलिए चेतना बाह्यबद्ध इंद्रियबद्ध चेतना है। इसीलिए पहले किसी का उपहास करना था, या किसी को अगर खराब से खराब भी इनको गाली निकालनी थी, तो अरे कह तू देहबद्ध चेतना का व्यक्ति है, तू तो देहबद्ध है। अभी इसको सफलता मानते, ये थी गाली, देहबद्ध। उसके अलावा तो चेतना है कौन सी? चेतना मतलब कौन सी चेतना? तो संपर्क में हम आते ही नहीं ना, हम किसी चीज के कुछ संपर्क में नहीं आते। तो इंटेलेक्चुअल माइंड के लिए तो एब्स्ट्रैक्ट है, पर हर चीज की अपनी एक कॉन्क्रीटनेस है, सब्सटेंशियलिटी है, जो ज्यादा रियल है
जो उसका सेंसिबल फॉर्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिजिकल इवेंट, अगर आप देखना जानो तो भौतिक घटना के रूप में हम देखते ही नहीं। इसलिए हम आपको ये जो कह रहे हैं, जो लिखो या ये जो भी काम है, उसको बहुत सोच समझ के हम कहते हैं कि ये वाला करो। बात उस क्रिया में नहीं है, बात ये है कि क्योंकि किसी एक चीज ने बताया कि आपको ये करने से लाभ होगा, और हम आपको वही चीज बताते हैं। ये फैक्ट कि आप उसको ईमानदारी से कर पाओ तो आपके मार्ग खुल जाएंगे, पर ये व्यक्ति कर पाए ये बड़ी मुश्किल बात है। उसके अपनी चीजें उसमें एंटर कर जाती हैं। टू मी फॉर इंस्टेंस कॉन्शियसनेस इज द वेरी स्टफ ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आई कैन फील इट एवरीवेयर, और मैं उसे हर जगह महसूस कर सकता हूं। देखिए, इसमें आप ये समझिए कि ये आंखें दूसरी हैं। इतना तो अब धीरे धीरे आभास आ ही रहा होगा, ये आंख दूसरी हैं। तो इन आंखों के लिए अगर आप अपनी नैतिकता के, एस्थेटिक्स के और जितने भी मानक हैं वो इन पे लगाओगे, ये दूसरे जगत की आंखें हैं। अब ये कितने भी शब्द मैं काम में लेऊं तो भी अगर इसका कोई सेंस नहीं हो तो अब नहीं है बस। मैं 1000 शब्द भी काम में लेऊं तो 1000 ले लो चाहे, पर ये जब तक ये वाली चीज का कोई आभास नहीं हो तब तक तो इसका आभास नहीं है। तो ये कह रहे हैं मेरे लिए कॉन्शियसनेस है, वेरी स्टफ एग्जिस्टेंस है, और मैं इसको हर जगह एनवलपिंग एंड पेनिट्रेटिंग द स्टोन एज मच एज मैन और एनिमल। मनुष्य और एनिमल को जितना मैं एनवलप और पेनिट्रेट करते देखता हूं चेतना को, उतना ही मैं स्टोन को भी पेनिट्रेट करते देखता हूं। इसलिए मैं एक दूसरे जगत में निवास करता हूं। ए मूवमेंट, ए फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट टू मी एन इमेज बट ए फैक्ट। इसलिए चेतना का बहाव एक मूवमेंट, इसीलिए बार बार जो शिक्षा में मैं बात कहता हूं वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लगती हैं, पर मैं ऑफेंसिव तरीके से नहीं कह रहा। मैं एक एक मेरे को चीज दिख रही है, मैं उस तरीके से कह रहा हूं, पर दिखना मतलब वो सारी चीज वैसे ही नहीं दिखती। जैसे संगीतकार है, उसको वो चीज दिखती है तो मतलब स्वरों की चीज उसको इतनी रियल है। मेरे लिए स्वर जितने जो मायने रखते हैं, जिसको नहीं है सेंस उसके लिए नहीं है भाई। आप कहोगे रे इस राग में तूने ये क्या किया, ये राग बहुत सुंदर है पर ये उस राग का ये स्वर इसमें नहीं काम में लग सकता, ये तूने हत्या कर दी इसकी। अपने आप में वो राग भी डिवाइन है, ये राग भी डिवाइन है, पर उसको इसमें मत मिला यार। दूसरा दूसरे को सेंस ही नहीं है। और ये आदमी बेचारा इतना परेशान हुआ, इसकी हेल्थ खराब हो गई। हैं? हाँ, ये सेठना का ही होगा ना। हाँ, क्यों सावित्री के बारे में है, और उन्होंने ये इनकॉन्शियंट के बारे में लिखा था। तो आप सामान्य व्यक्ति की क्या बात करो, जिसको इतिहास का भीष्म पितामह कह रहे हैं। हर किसी को तो ये बातें, हर जना कोई भी पकड़ के कोई भी XYZ उठा लेता है, सावित्री व्याख्यान शुरू कर देता है। अरे तुम एलिजिबल तो हो क्या? उसी की तैयारी हम करवाना चाह रहे हैं। ये सामान्य चीज नहीं है, हमने पढ़ी, आप हर कहीं तो चेतना शब्द रख देते हो, हर कहीं जो मर्जी आए सो रख देते हो। अरे यार, तो ये क्या बात हुई? फिर तो कुछ भी पढ़ो उसका अर्थ ब्रह्म लिखना शुरू कर दो, कहते ये तो सुप्रीम रियलिटी है ही। ऐसे नहीं। तो मेरे लिए ये एक फैक्ट है। इफ आई रोट हिज एंगर क्लाइम्ड अगेंस्ट मी इन ए स्ट्रीम, इट वुड बी टू द जनरल रीडर ए मियर इमेज। दूसरे रीडर के लिए तो उसका एंगर क्लाइम अप, मैं अभी बता रहा था ना आपको ये, कि गुस्सा चढ़ के ऊपर आ गया। हालांकि ये खाली ये पोएट्री की लाइन नहीं है। उन्होंने कहा अरे जाके देखो नीचे कोई, तो पता चला नीचे कोई उनको भला बुरा कह रहा था। कहा जी कैसे, कहे उसका गुस्सा ऊपर आ गया। तो ये व्यक्ति एक दूसरी चेतना में निवास करता है। जब वो आपको कहता है ये करो ये करो ये करो, इस तरीके से करो, तो बहुत सोची समझी बात है ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, दिखती हैं। अब मैं कहूंगा कि ये करो अपने तो देविका जी, या मैं कहूंगा अपने को ये प्रोजेक्ट है ये करने, इस समय ये करो इस समय ये करो। मार्ग कौन तय करेगा? जो हू बहू उसके खुद की बुद्धि तो कहेगी पता नहीं ये पंकज जी क्या कह रहे हैं,
पर कोई अगर कोई कहते ठीक है जो कह रहे हैं सो अपने तो एक बार कर गुजरो, तो वो मार्ग तय करेगा। उस प्रक्रिया के कारण मार्ग तय नहीं करेगा, उस सिंसियरिटी के कारण मार्ग तय करेगा। ये बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है कि आप अपने आप को भी दरकिनार करके किसी दूसरे शब्द के प्रति चल पाओ। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी शक्ति है। ये आपको प्रवेश करवा देगी कोई चीज के अंदर। नॉट समथिंग दैट वॉज फेल्ट बाई वी, सेंसिबल एक्सपीरियंस के रूप में, येट आई वुड ओनली बी डिस्क्राइबिंग इन एग्जैक्ट टर्म्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड वंस। ए स्ट्रीम ऑफ एंगर, ए सेंस राइजिंग अप फ्रॉम, आ गई ये एग्जैक्टली वही बात। ये शायद ये क्योंकि ये इतनी सारी चीजें, ये सारी क्योंकि पहले पढ़ी हुई हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर, इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे को एक सेंसिबल एंड वायलेंट करंट ऑफ इट राइजिंग अप फ्रॉम डाउनस्टेयर, नीचे से ऊपर आता मेरे को नजर आया, एंड रशिंग अपॉन मी, और मेरे ऊपर यूं यूं आ रहा था, मेरे ऊपर रश कर रहा था। एज आई सेट इन द वेरेंडा ऑफ द गेस्ट हाउस के वेरेंडा के अंदर जब मैं बैठा था, द ट्रूथ ऑफ बीइंग कंफर्म्ड, और मैंने जब कंफर्म किया कि ये बात क्या है, आफ्टरवर्ड्स बाय द कन्फेशन ऑफ द पर्सन हु हैड द मूवमेंट, तो उस खुद आदमी ने ही मेरे को कन्फेशन किया कि हाँ जी मेरे ही था ये भाव। This is only one instance, but all that is spiritual or psychological in Savitri is of that character. सावित्री में सारी चीजें इसी कैरेक्टर, व्हाट इज टू बी डन अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, तो महाशय मैं क्या करूं। द मिस्टिकल पोएट कैन ओनली डिस्क्राइब what he has felt, seen in himself or others or in the world, just as he has felt or seen it or experienced through exact vision, close contact or identity, and leave it to the general reader. तो मिस्टिकल पोएट क्या करता है, जो उसने महसूस किया, सीन इन हिमसेल्फ, जो उसने देखा या दूसरों में देखा या जगत में देखा, जैसा उसने देखा या एक्सपीरियंस किया, थ्रू एग्जैक्ट विजन के थ्रू उसने देखा। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जिसको इसका आभास नहीं है, तो विजन के रूप में आप सोच देखते हो सामने ही दिख गई कोई आकृति, आकृति दिख सकती है, जनरली नहीं दिखती। जो दिखती है वो बहुत क्वेश्चनेबल चीज है, वो मैनिपुलेट की जा सकती है। ये कई लोग जो कहते हैं मेरे को माँ की वाणी सुनी, मेरे को माँ की वाणी दिखी, ये क्वेश्चनेबल है। ये जो दिखना सुनना, ये तो जिनका माइंड कम विकसित है उनके साथ होता है। ये देखना विजन हो गया, कोई जरूरी नहीं है, विजन अलग अलग स्तर का है, ये सेंसरी विजन हो सकता है। पर एक कविता का आनंद आप जो ले रहे हो उसमें विजन तो हो रहा है आपको, एक राग का खाली कोई जो आलाप कर रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी है उसके लिए, उसको तो दिख रही है। पर आप दिखना जिसको कह रहे हो कि वो ऐसे नहीं कि उसमें कोई वस्तुएं वैसी होती है, वस्तु नहीं है उसमें। एक एक संगीतकार है, एक कोई कलाकार है, उसको कोई चीज आ गई। भाई अब बुद्ध की प्रतिमा जो हम, वो पेंटिंग है, उसको हम श्री अरविंद ने ही उसका विवेचन किया, उसके अंदर न तो अब बुद्ध है उस विवेचन में, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कंपैशन को सिंबलाइज कर रहे हैं, तो बुद्ध कहाँ है वहां। न न वो बालक है न वो माता है। जैसे ही आप विवेचन करते हो तो एक, अच्छा आप इस विवेचन को के ऊपर भी अपना ध्यान एकाग्र करो, तो धीरे धीरे वहां से जो फिगर्स हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। अगर आप उस पर कंसंट्रेट करोगे तो आप स्वयं एक ट्रांस में चले जाओगे, जहां आपने शुरुआत मान लो इन फिगर्स से ही करी। बुद्ध खड़े हैं हाथ में कटोरा लेके, और उनकी आंखें ऐसी हैं, यशोधरा का हाथ ऐसा है, बालक का हाथ के साथ हाथ मिला हुआ है। धीरे धीरे श्री अरविंद का जब आप, वो हमने भी तो महसूस किया था उस टाइम, फिगर्स खत्म हो जाती हैं। आप आपके ही नहीं रही थी, फिगर कहाँ रहती है, तुरंत आप उसमें, तो जो शुरुआत ही वहां से करता है वो किस जगत में होता है, ये है रियल। ये क्रिएट करती है ये चीज। हम सोच रहे हैं ये रियल है, अरे वो तो है ही नहीं रियल। ये तो एकदम ऑपोजिट स्टैंड पॉइंट्स हो गए, एक व्यक्ति एक बात कह रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात कह रहा है। अब बताओ, इनका तो कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है।
तो इसलिए इनकी बात जो ये आपके सो कॉल्ड ये सावित्री वाले हैं, इनकी क्या सुने? जो अभी भी जगत की रियलिटी के पीछे यूं भाग रहे हैं, तो उनको तो अभी ये बात ही नहीं समझ में आई। मिस्टिक है ही दूसरी जगह के ऊपर। जो उस पेंटिंग में बुद्ध को खोज रहा है, जो उस पेंटिंग में वो खोज रहा है, तो वो तो बेचारा अभी खाली फॉर्म से अटका हुआ है। वो कहाँ गया? तो उसके विवेचन का क्या ज्यादा दिमाग लगाना। तो ये एक एग्जैक्ट विजन है, क्लोज कॉन्टैक्ट और आइडेंटिटी एंड लीव इट टू द जनरल रीडर टू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड और मिसअंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। और फिर बाद में जनरल रीडर जो है, क्योंकि उसने ये कहा, तो जनरल रीडर के लिए क्या, अरे यार ये कोई बात हुई क्या? जनरल रीडर, इसलिए आम तो कचरा है। आम के हिसाब से सोचो तो आम के हिसाब से तो कोई अच्छी चीज ही नहीं आ सकती यहां। आम तो जो है सो ही है, वो तो थर्ड क्लास है एकदम। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो फालतू है एकदम। उसका क्या करें मतलब? वो तो बिल्कुल इनसिंसियर है। तो इसलिए वो समझो, न समझो या मिसअंडरस्टैंड करो, गलत समझो, मेरे को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो एक क्लोज कांटेक्ट और आइडेंटिटी थी, उस चीज से एग्जैक्ट विजन था। अब संगीतकार कहे मैं तो इन गहराइयों में जा रहा हूं और हूबहू बहू लेके आ रहा हूं, तो कह जी दूसरे तो नहीं समझेंगे, तो संगीत तो खत्म ही कर दो, यहां से सारी चीजें खत्म कर दो। अगर आम के हिसाब से सोचो तो आप अच्छी चीजें तो धरती की खत्म ही कर दो, क्योंकि हम ये करके भी हम, हमारा रस तो खाली जीभ के अंदर है, चमड़ी के सुख के अंदर है। कान के अंदर अच्छी चीज सुननी, भगवान का शब्द थोड़ी सुनना है, मैं अच्छा हूं, मेरी साधना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां अच्छी शुभ चीजें खत्म ही कर दो। चाहे ए न्यू काइंड ऑफ पोएट्री डिमांड्स ए न्यू मेंटेलिटी इन द रेसिपिएंट एज वेल एज इन द राइटर। अगर नई पोएट्री आप करते हो, तो पहले तो रेसिपिएंट जो है उसको नई मानसिकता चाहिए, उसमें नहीं है तो वो उसकी समस्या है। एक कलाकार कोई कलाकृति कर रहा है, अब बुद्ध की प्रतिमा तो नहीं आती, क्योंकि आम व्यक्ति तो समझता नहीं। श्री अरविंद ने उसका जो विवेचन किया, पता नहीं उस कलाकार के भी दिमाग में था या नहीं था। इसलिए इनकी एक लाइन है, अनसीइंग हैंड्स ओबे द अनसीन। ये कौन सी वाली में है ये मेरे को नहीं पता। ये सावित्री की लाइन है क्या? एक सेकंड में देख के बताता हूं ये क्या कहते हैं। अनसीइंग हैंड्स, ये रहा। जगत में काम ही सारे ऐसे ही होते हैं, जो ये लाइन कह रही है वो। ये क्या कह रही है? इन विच अनसीइंग हैंड्स ओबे द अनसीन। आप वो काम कर जाते हो, आपको भी नहीं पता। बुद्ध की प्रतिमा जिसने बनाई, उन्होंने कहा उसको कोई जरूरी नहीं है उसको ये सेंस हो कि मैं क्या बना रहा हूं। तो जब आप माँ के प्रति अपने आप को ये एकदम खुले तरीके से, तो आप वो काम करते हो, वो शब्द, आपको क्या पता आपने किसी का जीवन चेंज कर दिया, आपको नहीं पता इस चीज का। और आपको क्या पता ये शब्द कहने से इसकी अंतरात्मा खुल के सामने आ जाएगी। एक टीचर को क्या पता इस बात का? योजना बना के कभी किया जा सकता है क्या कि ये वाली इस क्रम से इन शब्दों को रखो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस्टिक पोएट ये चीज कर लेता है। तो ये सारी बातें मैं खाली एक बैकग्राउंड के रूप में कर रहा हूं। इसमें क्या समझ में आया है या क्या प्रश्न आता है इसमें? एक बिल्कुल रिवर्स दृष्टिकोण है, जगत की रियलिटी के संबंध में क्या है क्या नहीं है उसके संबंध में। हाँ जी देविका जी। प्रश्न तो नहीं है कोई भी। समझ में तो ये आया कि जो ये पोइट्री है, सावित्री है, इसको समझना और इस एक रेवलेशन, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जगह, अगर रिवील, बट रिवील के लिए क्या है कि अगर हम जितना, अगर हम अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे चेतना के साथ में, तो उतना ही हम इसको समझ नहीं पाएंगे, उतना ही ये चीजें क्लोज्ड है। बस फिर तो वही है कि माइंड से ही हम लोग उसको
विवेचन कर रहे हैं, डायसेक्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ हमें समझ आ रहा है। बेसिकली इस सब चीजों के पीछे तो चेतना है, और उस चेतना के प्रति अपने आप को खुलना, वो सबसे ज्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। अदरवाइज तो फिर ये सब वैभव से तो हम लोग वंचित ही रहेंगे हमेशा। तो ये समझ में है। ये देखो, जो जीवन की वास्तविक चीज है, ये पहला ही वॉल्यूम, ये मैं आपको पढ़ देता हूं, और फिर बाद में कल एक दूसरी चीज है, कल क्या महसूस होता है उस हिसाब से है, पर ये आप और ध्यान से इसको देखना। जीवन के विषय में ये बिल्कुल अलग चीज है। ये पेज नंबर हमारा है अभी यूरोपीय जीवन 51, पहले ही वॉल्यूम का हम पढ़ के जा चुके हैं हालांकि इसको, पर आप ये समझो इसको, जीवन के विषय में ये जो दृष्टिकोण है हमारा, यूरोपीय जीवन। क्या जीवन सदा ही इतना तुच्छ, इतना भद्दा? ये जो पहला ही वॉल्यूम है सिलेक्शंस का, इसमें इंग्लिश में आपके 51 के आसपास देख लो, यूरोपियन लाइफ ऐसा होगा कुछ। इतना प्रेम शून्य निष्प्रभ कुरूप था जितना कि यूरोपियों ने इसे बना दिया है। एक्चुअल में यदि आप देखो देविका जी, हम वल्गराइज हो चुके हैं नेशनल स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय पूरे ग्लोबली यूनिवर्सली वल्गर हो चुके हैं एकदम। यह सुसज्जित सुख सुविधा मुझे विषादग्रस्त करती है। मशीनरी की यह पूर्णता आत्मा को यह भान करने की अनुमति नहीं देती कि वह स्वयं एक मशीन नहीं है। तो क्या मानव सभ्यता की सुदीर्घ यात्रा का यह अंत है? यह आध्यात्मिक आत्महत्या, या आत्मा का जड़ तत्व में शांत प्रस्तरण, मतलब पत्थर बन गई? क्या एक सफल व्यवसायी मनुष्यत्व की वह भव्य पराकाष्ठा थी? मतलब यह क्रम विकास इसके लिए चला कि एक व्यवसायी हो जाए, जिसकी ओर क्रम विकास प्रयत्न कर रहा था। जो हम कह रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, इतनी मूर्खता की बात। मतलब आप ये देखो, अब इतने दिन में जाके तो अब धीरे धीरे आप ये समझने लगे हो, अभी दिखता तो नहीं भाई, इतनी बात है। ये पंकज भाई फिर से हमको जोर से कोई बात कहेगा भाई, इतनी है और कोई ये तो नहीं समझ में आएगी, ये जो हत्या की कह रहा है कि ये सबकी हत्या हो रही है, वो तो अभी भी नहीं दिख रही। देखो आप, मतलब 1000 सेशन होने आए या कितने, और शिक्षा के ऊपर कितने कर लिए, चैत्य पे कर लिए, ये दृष्टिकोण ही नहीं आ रहा। चाहे चेतना 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 चिल्लाते रहो, सत्र करते रहो, कुछ भी आपकी नहीं। ये जो कह रहे हैं हम तो सावित्री के, हमने तो सैकड़ों सेशंस कर लिए, पर मैं कह रहा हूं आंखों के पर्दा हटता थोड़ी है ये। और आखिर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण सही है तो क्यों नहीं एक ऐसा क्रम विकास जो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म से आरंभ करके ओरंगुटैंग तथा चिंपैंजी में परिणत हुआ, वह संभवतः टोपी, कोट और पतलून बनाने में, मतलब क्रम विकास इतना बड़ा विशाल चल रहा है। वो क्या साहब, अब तो टोपी बढ़िया बनाते हैं, कोट बढ़िया बनाते हैं। ब्रिटिश उच्च कुलीन रईस, अमेरिकी पूंजीपति तथा पेरिस के अपैची अपराध जगत का सदस्य की रचना में भली भांति संतुष्ट हो जाए। मुझे लगता है यही यूरोपीय बुद्धि की प्रमुख उपलब्धियां हैं जिन्हें हम शीश नवाते हैं। क्या इन्हीं उपलब्धियों हेतु ऑगस्टस ने यूरोप की रचना की थी? शार्लमैन ने सभ्यता का पुनर्गठन किया, लुई 14वें ने समाज का नियमन किया था, नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति सुनियोजित की थी। इन्हीं के लिए गेटे ने चिंतन किया, शेक्सपियर ने कल्पना एवं रचना की, संत फ्रांसिस ने प्रेम भाव रखा, और इसी हेतु ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया। कैसा दिवालियापन है! जो चीजें समृद्ध एवं उदात्त थी, उनकी कैसी निर्धनता! आज आपको ये भी तो है, ये भी तो मैं कह रहा हूं यार, ये तो बात करने की ही नहीं है। तो ये आप अपने स्तर के ऊपर ये देखना, तो ये कह रहे हैं रे कैसा कैसा दिवालियापन, कैसा दिवालियापन। श्री अरविंद का यही है ये भाव, एकदम दिवालियापन है, एकदम पतन है ये, एकदम रिवर्स दृष्टिकोण के अंदर आ गए। इससे कैसे निकला जाए, विचार करना। हमारी सारी बातें, अब आपको ये तो ठीक है कि अरे यार क्या तो विवेचन करें इनका, सब कचरा है, टोटल कचरा है।
एकमात्र चीज सही है केवल माँ, और उनकी ओर आपके अंदर कोई प्रेरणा आती है तो बस वो तो थोड़ी काम की है, बाकी सब टोटल कचरा है। थोड़ा सा जीवन को ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लो, अरे क्या है ये, दिवालियापन है, एकदम सोच समझ का दिवालियापन है। कवि क्या करता है इस बारे में, अगर आप चाहोगे तो कल और थोड़ा सा देखते हैं। बाकी तो ये दिवालियापन है, क्यों नहीं नजर आता कि ये हो क्या रहा है? आपको ये सेंस आता है क्या देविका जी? जो मैं ये कत्ल की बात करता हूं, आपको सेंस आता है ये हाँ, तो? आता है। महसूस होता है कभी कभी, हाँ जी। पहले तो नहीं होता था। नहीं, ये तो नहीं, खाली इसलिए कि पंकज भाई जोर से बोलेंगे इसलिए आता है, या कि वास्तव में आता है? बिल्कुल भी सही में आता है, सही में यही लगता है कि जो वो है चेंज ही हो जाती है, हर चीज को एनालाइज करने की ही तरीका ही चेंज हो जाता है। बट ये सब जो बात है ये सिर्फ एक डिफरेंट डायमेंशन की है। जब तक उस डायमेंशन में नहीं पहुंचते हैं तो तब तक ये चीजें सत्य नहीं लगती हैं। तो आप उस हाँ, डायमेंशन में पहुंचोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सब जो है ये सब फालतू की चीजें ही हैं, क्योंकि जिस जो हम करने आए हैं वो तो हम कर नहीं रहे हैं बेसिकली। नहीं टाइम। है ही नहीं ये, मतलब फालतू और बिना फालतू क्या है ही नहीं, अनसब्सटेंशियल है, कुछ है ही नहीं। हाँ जी। एकमात्र चीज तो जो है वो ही है, और उसमें पावर है, उसमें बहुत पावर है। हम और बातें करेंगे इसको एक, अब मैं इसको लेट गो ऐसे नहीं करने वाला है। अब जब इसमें अपन ने प्रवेश कर ही लिया तो हम और कोशिश करेंगे, जब मेरे को एक्चुअल इंट्यूशन में टच करने की स्थिति में आऊंगा। पर आप पहले तैयार होगे तब फ्लो हो पाएगी। आज बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, किस कारण था मेरे को नहीं पता। ये तो एक बहुत तो बात क्योंकि अच्छे आया। नया था। नहीं, और ये बट ये बहुत ही नया दृष्टिकोण था कि जो भी हम पोइट्री ले रहे हैं उसको हमें किस तरीके से लेना है, क्योंकि हम। इसीलिए बताया मैंने। हाँ जी। ये जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो नई बात ही है। मैं वैसे देखता हूं, मैं वैसे ही देखता हूं, मेरे को दिखता है वैसे। इसलिए मैं कोई ये कहने के लिए नहीं, मैं तो प्लेनली जो दिखता है वैसा कह रहा हूं। ये डिलीवरेंस ला देगा, अदरवाइज क्या है कि अब उनको बेचारों को जो बोल रहे हैं उनको दिखता नहीं, इसलिए वो अपनी किताबें भी छाप रहे हैं, सारी व्याख्यान भी कर रहे हैं, उनको दिख नहीं, उनको लगता है ऐसे ही है। बताओ, खुद पोएट है वो अमल किरण, या इतना अच्छा जो आदमी है, इतिहास का उसको भीष्म पितामह कह रहे हैं, उसने करपासा इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स किताब लिखी है, और किताबें कितनी लिखी है उसने, इतिहास की जबरदस्त पकड़। उसको बाद में श्री ने कहा यार तू तू परेशान कर रहा है, चुप रह तू। फिर एक बर्ड ऑफ फायर, क्लियर है, तूने पक्षी को मार डाला, तूने क्या किया, ये बर्ड ऑफ फायर, कल वो ध्यान रखना, वो भी मैं आपको बता दूंगा पोएट्री के संबंध में, कि मैं भूल जाऊं कितनी इतनी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें। जब आप ये पूरों से एक्वेंटेड हो तो आपको पता चलता रहे, आप तो जगत ही दूसरा है। तो ये सारी चीजें ये थोड़ी कि मेरे आज दिमाग में आई है, तो बहुत डीपली बैकग्राउंड में इसका अनुवाद किया है, बरसों तक ये काम किया है, सारे काम किए हैं आप सोचो, और उसको अनुभव किया है, देखा है, वही जीवन शुरू से बचपन से जिया है, तो ये तो ग्राउंड अलग हो गया ना। अब आपको कुछ ये आइडिया आता है कि भैया ये कुछ बोल रहा है तो कुछ बोल तो रहा है ये। अब थोड़ी सी एक्सेप्टेंस तो ये हुई, क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ विराम दें, कल इसको, ये पेज नंबर तो आपको पता, आगे पीछे का और देख लेना। कौन सा पेज नंबर बताया आपने? ये है लेटर्स ऑन पोएट्री, ये वॉल्यूम आपका 27, 316 नंबर। ये पहले से आ रहा है लेटर, मैंने तो एक कॉन्टेक्स्ट में आपको दिया है। और बहुत बहुत चीजें हैं मेरे दिमाग में, तो बहुत सारी थी, पर एक नया कॉन्सेप्ट था तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी आज। कल और कोशिश करेंगे कि, ऐसे ही होता है, पहले दिन हम करते हैं रेजिस्टेंस होती है, दूसरे दिन आप भी कंफर्टेबल, क्योंकि आपके ग्रूव्स बन जाते हैं। कल और कोशिश करेंगे। ये पर सिलेक्शन आपके लिए में। सच, ना सिलेक्शंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो, ओरिजिनल, ये तो उनका ओरिजिनल वर्क है 27वां।
ठीक है, जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय श्री